नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि लियोन और इमुगी बॉय का आमना सामना होता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत लियोन और इमुगी बॉय के मिलने से होती है। वो उसे कूदते हुए कोपचे में ले जाकर बोलता है कि मैंने कहा था ना कि हम जल्द ही मिलेंगे। इमुगी बॉय बोलता है तो फिर से हमारी मुलाकात हो ही गई। हाँ, वैसे इस बार हम कितने समय बाद मिले। लियोन बोलता है मुझे उस गद्दार से तुम्हारे बारे में पता लगाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इमुगी बॉय बोलता है कि मेरे ही कहने पर तो उसने तुम्हें बताया। मैं तो ये चाहता था कि वो तुम्हें मुझसे मिलने का प्रॉपर टाइम और प्लेस बताए, बट कोई ना। लियोन बोलता है वैसे मैं देख सकता हूँ कि मेरी तलवार तुम पर काम नहीं करती, और तलवार निकाल कर उससे दूर हट जाता है। उसके बाद इमुगी बॉय के शरीर में वो तलवार से किया हुआ छेद नजर आता है, बट एज यू कैन सी इसमें से खून या ताजा जख्म नहीं नजर आ रहा। इमुगी बॉय बोलता है पिछली बार की तरह इस बार मैंने जिंदा इंसान का चोला नहीं पहना। ओह माय गॉड, मतलब इसका शरीर एक जिंदा लाश है। उसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते एक बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच जाते हैं। शुक्र करके तू मेहमान है इसलिए बच गया, नहीं तो लात घूंसों की मशीन में डालकर पीस पीस कर तेरा कीमा बना देता। दफा हो। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तू। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। उनकी बातों से पता चलता है कि इमुगी बॉय बहुत लंबे समय से इस दुनिया में जी रहा है, लियोन के पैदा होने के भी बहुत पहले से। उसने खुद को दिव्य बनाने के लिए, आसान शब्दों में कहे तो माउंटेन गॉड बनने के लिए ब्लैक वाटर के अंदर 1000 साल बिताए थे। पर उसके बाद ड्रैगन को चढ़ावा चढ़ाते वक्त उसे एक इंसान ने देख लिया था, जिसके फल स्वरूप माउंटेन गॉड बनने की जगह वो एक इमुगी बनकर रह गया। इमुगी बॉय बोलता है कि तुम्हारा भाई, तुम्हारी प्रेमिका और उसके माता पिता सभी की जिंदगी मेरे हाथों में है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ माँ नहीं, मेरे पास एंग्री ओल्ड वुमन या तेल्युपा है। अगर तुम मुझे अपना शरीर दे दो तो मैं उन सभी को छोड़ दूंगा। उधर जिया को पता चलता है कि फुद्दू प्रेसिडेंट वही गद्दार है जो इसके पेरेंट्स को उठा कर ले गया था। वो जिया को वही कागज का फूल दिखाता है जो जिया ने बचपन में बनाकर उसमें मम्मी पापा आई लव यू लिखा था, पर उसमें मम्मी पापा आई लव यू की जगह ये लिखा था कि जिया तुम हमें बचाने क्यों नहीं आ रही। ये देखकर जिया इमोशनल हो जाती है और पूछती है कि वो दोनों कहाँ हैं। फुद्दू प्रेसिडेंट बोलता है कि माउंटेन स्पिरिट को मेरे पास लेकर आओ, तब मैं तुम्हारे पेरेंट्स लौटा दूंगा। जिया गुस्से में बोलती है कि बताओ कहाँ है वो। फुद्दू बोलता है तुमने उन्हें देखा है पर तुम उन्हें पहचान नहीं पाई, इसीलिए अब तुम अपने बॉयफ्रेंड को मेरे पास लेकर आओ और अपने पेरेंट्स लेकर जाओ। जिया बोलती है क्यों? मेरे पेरेंट्स से क्यों? फुद्दू बोलता है क्योंकि मुझे पता था कि ये दिन जरूर आएगा। तुम अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, जैसे कि तुमने पिछली जिंदगी में अपने पिता को बचाया था। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार भी तुम सही फैसला लोगी। तभी अचानक से जिया को दर्द होने लगता है। इधर लियोन बोलता है अगर मैं तुम्हें अपना शरीर दे दूं तो तुम सच में उन सभी को छोड़ दोगे। इमुगी बॉय बोलता है वैसे तो तुम्हारा पूरा शरीर मिल जाए तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे दिल से भी काम चल जाएगा, तो तुम अपना दिल दे दो। लियोन बोलता है तुम सीरियस हो? इमुगी बॉय बोलता है हाँ, तो अब बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है। लियोन बोलता है मैं मुझे नहीं करना क्योंकि तुम धोखेबाज हो। मुझे ये डील बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं खुद ही उन सभी को तुम्हारे चंगुल से छुड़ा लूंगा। वाह, दैट्स लाइक माय लियोन बॉय, मजा आ गया। तो क्या नाचो मैं? लियोन बोलता है तुम दोबारा क्यों लौटे? एज इफ लोग इस तबाही की निशानी का दुनिया में स्वागत थोड़ी करना चाहेंगे। इमुगी बॉय बोलता है अगर तुम दुनिया को लेकर मेरा नजरिया पूछना चाहते हो तो मैं बता दूं कि इस दुनिया को लेकर मेरा कोई नजरिया नहीं है। मैं तो बस एक ही चीज चाहता हूँ, तुम्हारी औरत। वो मेरे लिए बलि के तौर पर पेश किए जाने वाली थी, पर उसने तुम्हें बचाकर मुझे मार दिया। मुझे वो पसंद है। लियोन बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। उसके बाद इमुगी बॉय बोलता है आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। कैसा लगा मेरा मजाक? और क्या आपको सच में लगा था एपिसोड खत्म हो गया? I'm joking. Anyway, let's continue. इमुगी बॉय बोलता है कि आज के लिए बस इतना ही, मुझे बस तुम्हारी शक्ति परखनी थी। लियोन बोलता है ये तो बस शुरुआत था। आगे आगे देखिए होता है क्या।
वो अपने माउंटेन स्पिरिट के फॉर्म में आ जाता है और बादल गरजने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है। तभी इमूगी बॉय बोलता है, मैं मरना चाहता हूँ अभी। तभी लियोन अपने पावर्स को बैक करने लगता है, बट इट्स टू लेट, क्योंकि आसपास के सभी लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, यही है इमूगी का असली पावर। वो एक साथ बहुत से लोगों को अपने वश में करके उनसे कुछ भी करवा सकता है। बस कहने की देर है और लोग वो चीज करके तैयार। लियोन सभी को बचाने की कोशिश करता है और वो बहुतों को बचा भी लेता है, पर इतने सारे लोगों को एक ही वक्त पर कैसे बचा सकता है। इधर वो एक को बचाने जाता है तो उसी एक पल में और भी बहुत लोग मौत की कगार पर आ जाते हैं और उसी चक्कर में एक ही दिन में एक ही एरिया के बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, और वो भी सुसाइड की वजह से। इधर दर्द से जिया की हालत खराब हो रही थी। फुद्दू बोलता है, तुम उसे महसूस कर सकती हो। मुझे पता था कि तुम उससे जुड़ी हुई हो। उसके बाद पता चलता है कि इस फुद्दू को जिंदा रहने की इतनी ज्यादा भूख थी कि उसने अपनी बीवी, बच्चे, पूरे परिवार की जिंदगी इमूगी के हवाले कर दी ताकि वो जिंदा रह सके। कितना घटिया इंसान है ये। इससे अच्छी तो चौपट रानी थी। Yes, exactly. जिया बोलती है, और इसीलिए तुम मेरे पेरेंट्स के बदले मुझसे लियोन मांग रहे हो। सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या? फुद्दू बोलता है, फैसला तुम्हारे हाथों में है। वैसे भी तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की आधी जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई है। अब तुम उन्हें जिंदा देखना चाहती हो या सीधा मरने के बाद, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद उसे एक लिक्विड की शीशी देते हुए बोलता है कि इसका एक बूंद लियोन को सुलाने के लिए काफी होगा। ये सब बातें सुनकर जिया का दिमाग खराब हो जाता है। उधर आफ्टरलाइफ इमिग्रेशन ऑफिस में मिस्टर यॉन योंग तेल्युपा को शोल्डर मसाज देते हुए उनके बेटे बोगिल की बातें कर रहे होते हैं। उनकी बात काटते हुए तेल्युपा बोलती है कि मैं उस कपूत बेटे के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। ये सुनकर मिस्टर यॉन योंग को गुस्सा आ जाता है। वो मसाज करना छोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे बेटे को कपूत मत कहो। फिर पता चलता है कि तेल्युपा की ही वजह से बोगिल ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि तेल्युपा ने बोगिल की पत्नी की हत्या कर दी थी। और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसकी पत्नी को किसी महामारी फैलाने वाले क्रिएचर ने अपने वश में कर लिया था। अगर वो उसकी हत्या नहीं करती तो पूरी दुनिया में महामारी फैल जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है। और इसी बात पर दोनों में बहस होने लगती है। मिस्टर यॉन योंग बोलते हैं, तुम ना ही बोगिल की माँ हो और ना ही मेरी पत्नी। तुम सिर्फ सैमडो रिवर की एक गेट कीपर हो। मैं बेकार में ही इतने लंबे समय से तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा था। मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तभी दोनों के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। ग्यूमरेनगू में 132 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ग्रीम रिपर्स फॉरेन टेंपल ऑफ डेथ में इकट्ठे हो। ग्रीम रिपर्स को मौत का प्रतीक कहा जाता है, बट डोंट ट्राई टू बी कंफ्यूज बिटवीन अ ग्रीम रिपर एंड यमराज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी ग्रीम रिपर्स मौत को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि यमराज खुद मौत है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेस ज्ञान। अब एपिसोड पर आते हैं। लीरैंग इधर उधर घूम रहा होता है, तभी देखता है कि एक के बाद एक बहुत सारी एम्बुलेंस एक ही साथ एक ही एरिया की तरफ जा रही है। वो फुद्दू की बात याद करता है। तुम्हारे पास 2 दिन है, लियोन को मेरे पास लेकर आओ, मुझे उसका शरीर चाहिए। लीरैंग समझ जाता है कि ये इमूगी नहीं किया है। वो बोलता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। ग्यूमरेनगू में 132 लोगों की आत्महत्या की खबर हर जगह आग की तरह फैल जाती है और ये तीनों भी हैरानी से इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी इमूगी बॉय, जो इनके लिए टेरी है, ऑफिस आता है। उसे देखकर हेड बोलता है कि तुम तो ग्यूमरेनगू ही गए थे ना, तुम ठीक तो हो? इमूगी बॉय सबके सामने ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर जेवन उसे सारी बात बताता है, जो सुनकर उसके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होते हैं। कोई ऑस्कर दिलाओ इसको। किम बोलती है, जिया कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ गई थी ना? इमूगी बॉय बोलता है, वो तो पहले ही वहाँ से चली गई, बोल रही थी कि कुछ अर्जेंट काम है। उधर लियोन जिया को कॉल कर रहा होता है, पर वो रिसीव ही नहीं कर रही होती। वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही। और इधर जिया अपने घर में कागज के वो फूल और बेहोश कर देने वाले लिक्विड को देखकर फुद्दू प्रेसिडेंट की बातों के बारे में सोच रही होती है। उधर शिंजू यूरी को लियोन के घर लेकर आता है। उसके घर के रॉयल्टी को देखकर यूरी बहुत हैरान हो जाती है। वो ये सोचकर खुश हो जाती है कि ये शानदार घर शिंजू का है। वाह! शिंजू उसे बैठाकर खाना बनाने में लग जाता है और वो उसे ही ऑब्जर्व कर रही होती है। खाना बन जाने के बाद शिंजू वो खाना यूरी को सर्व करता है। उसने यूरी के लिए उसके होम टाउन का कोई डिश बनाया होता है, जिसे खाकर वो बहुत ही खुश और भावुक हो जाती है। एंड ऑब्वियसली हमारे दी परफेक्ट शेफ मिस्टर शिंजू का बनाया खाना स्वादिष्ट तो है ही। उधर लीरैंग इधर उधर घूम रहा होता है। इसके पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या? तब से सिर्फ घूमे ही जा रहा है। अबे कुछ काम भी कर ले। नहीं। तभी उसे अपने टिंगू, जिसे हम ब्लैकी के नाम से भी जानते हैं, के रोने की आवाज आती है। वो तुरंत उसे ढूंढने में लग जाता है। तभी टिंगू भागता हुआ आकर उसे टकरा जाता है। उसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं, जैसे कि किसी ने उसे मारा है। तभी एक आदमी एक डंडे के साथ दौड़ता हुआ उसके पीछे आता है। वो डर से लीरैंग के पीछे छिप जाता है। फिर पता चलता है कि ये आदमी उसका सौतेला बाप है, जो फॉर नो रीजन उसे मारता रहता है।
कमीना साला, लीरंग इसे छोड़ना मत। इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने टिंगू पर हाथ उठाने की? साले का खोपड़ी तोड़ साले। वो टिंगू को फिर से अंदर ले जाकर मारने वाला था, जिसके लिए वो टिंगू को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। पर ये नकारा आदमी ये नहीं जानता कि अब टिंगू के आगे लीरंग दीवार बनकर खड़ा है। लीरंग के रहते उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लीरंग उसका हाथ मड़ोड़कर उसे आगे ढकेल देता है। उसके बाद टिंगू को बोलता है कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए, क्योंकि आई विल मेक श्योर कि इस आदमी की शक्ल तुम्हें दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी, या फिर मैं अपने रास्ते चला जाऊँ। तब तक वो आदमी आकर बोलता है कि तुम हमारे पारिवारिक मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। तभी लीरंग बोलता है, आवाज नीचे, बिल्कुल चुप, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं इसके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। टिंगू लीरंग के सूट को पकड़ लेता है और अपना जवाब देने ही वाला होता है कि तभी वो आदमी टिंगू को अपना डर दिखाते हुए बोलता है कि सोच समझकर फैसला लेना। और डर के मारे टिंगू बोल देता है कि मुझे अपने घर जाना है। उसके बाद लीरंग अपने सूट को से छुड़वा कर अपने रास्ते जाने लगता है और ये कमीना उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगता है। टिंगू फिर से रोने लगता है। अब लीरंग को उसका रोना तो बर्दाश्त नहीं है, तो वो फिर से टिंगू के पास लौट जाता है। बेटा तू तो गया। इधर बातों बातों में शिंजू यूरी को प्रपोज कर रहा होता है, तभी लियोन वहां टपक जाता है और उसके बाद यूरी को रियलिटी चेक मिलता है कि ये घर असल में शिंजू का नहीं बल्कि लियोन का है। म्यूजिक। लियोन शिंजू से पूछता है कि तुमने जिया को देखा? शिंजू बोलता है वो यहाँ तो नहीं आई। लियोन परेशान हो जाता है कि वो ऑफिस में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं आई। उसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही यूरी बोलती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। शिंजू बोलता है अरे कोई ना, उनका घर भी मेरा ही घर है। अबे बकवास बंद कर। तभी लीरंग का कॉल आता है। इधर जिया अपने घर में उदास बैठी उसी शीशी को देख रही थी। फिर वो घर के बाहर जाती है तो दरवाजे पर लियोन को खड़ा देखती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियोन प्यार से बोलता है कि मुझे लगा अगर मैं यहाँ आऊंगा तो शायद तुम मिल जाओ। तुमने पूरे दिन में एक बार भी मेरा कॉल आंसर नहीं किया, कुछ हुआ है क्या? जिया अपना सिर हिलाकर बोलती है हाँ। लियोन बोलता है मेरे साथ भी। जिया पूछती है क्या हुआ? लियोन बोलता है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले टाडा ये देखो। फिर थैली से गिफ्ट का बॉक्स निकालकर बोलता है खोलो इसे। जिया बॉक्स खोलती है तो बॉक्स में नए जूते होते हैं। लियोन बोलता है तुम्हें खुश करने वाले सारे पसंदीदा चीजों में से एक चीज। जिया बोलती है तुम्हें याद था? लियोन बोलता है बिल्कुल, मुझे तुम्हारे पसंद की सारी चीजें याद है। ये सुनकर जिया मुस्कुराने लगती है। उसके बाद गार्डन में जिया को जूते पहनाते हुए दोनों बातें कर रहे होते हैं। जिया बोलती है कि लोग कहते हैं कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नए चप्पल या जूते गिफ्ट करते हो तो वो भाग जाती है। लियोन बोलता है अगर तुम भाग भी जाओगी तो मैं यही चाहूंगा कि तुम नए जूते पहनकर भागो और सिर्फ किसी अच्छे रास्ते पर ही जाओ। वो शाबाश, तालियां होनी चाहिए इसके लिए। And the award of one of the most wanted nibba for every nibby goes to हमारे लियोन जनाब। थैंक यू सो मच। मैं इसके लिए अपने पेरेंट्स को थैंक करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे जन्म दिया, एंड सेकंड मैं अपनी निब्बी को थैंक्स करना चाहूंगा जिसकी वजह से मुझे मोस्ट वांटेड निब्बा का अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच। लियोन की बातें सुनकर जिया प्यारी सी पर उदासी भरी स्माइल देती है। लियोन पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम्हारी मुस्कुराहट में इतनी उदासी क्यों है? जूते पसंद नहीं आए क्या? जिया लियोन के बालों के साथ खेलते हुए प्यार से बोलती है नहीं, मुझे बहुत पसंद आए। मुझे नहीं पता था कि जूते शब्द का इतना प्यारा मीनिंग हो सकता है। उसकी बातें सुनकर लियोन बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इतना ज्यादा कि तुम्हारे लिए मुझे अपनी जिंदगी भी देनी पड़े ना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उसकी बातें सुनकर जिया इमोशनल हो जाती है। फिर बोलती है क्या हम घूमने चलें किसी अच्छे रास्ते पर? फिर अपना हाथ बढ़ाकर बोलती है साथ में। लियोन उसका हाथ पकड़ लेता है एंड नाउ दे आर रेडी टू टेक अ वॉक। उधर लीरंग टिंगू के सौतेले बाप को फुद्दू प्रेसिडेंट के यहाँ लाकर पटक देता है उसे लालटेन फल में बदल देने के लिए। वो इधर उधर देखता है पर उसे लालटेन फल नहीं दिखते। फुद्दू बोलता है तुम देखना चाहोगे कि इंसानों को ग्राउंड चेरीज यानी कि लालटेन फल में कैसे बदला जाता है? उसके बाद वो एक सीड यानी कि एक बीज निकाल कर दिखाता है और बताता है कि यही वो चीज है जो इंसानों को ग्राउंड चेरीज में बदल देती है। एक ऐसी चीज जो सिर्फ इमूंगी ही बना सकता है और कोई नहीं। फिर वो उस चीज को उस आदमी के मुंह में डाल देता है और देखते ही देखते आदमी का शरीर धुआं में बदलकर एक लालटेन फल यानी कि ग्राउंड चेरीज में तब्दील हो जाता है। उसके बाद वो फुद्दू उस लालटेन फल को सूंघ लेता है। इधर शिंजू टिंगू को खाना खिला रहा होता है और यूरी उसे देखकर इरिटेट हो रही होती है क्योंकि शायद उसे बच्चे पसंद नहीं
एनीवे वो बातों बातों में ही टिंगू से झगड़ने लगती है। शिंजू उन दोनों को चुप कराता है। फिर पता चलता है कि हमारा ब्लैकी या टिंगू जो कह लो, इस जिंदगी में उसका नाम सूहो है और उसकी माँ किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी क्योंकि टिंगू सूहो का सौतेला बाप उसकी माँ को भी हर रोज मारता था। इसलिए उसके पास रहने के लिए अब कोई घर नहीं है। सूहो की स्टोरी सुनकर यूरी और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि अब ये बच्चा हमारे साथ ही रहेगा। और ये देखकर ये दोनों को बड़ा मजा आता है। इधर लियोन और जिया घूम रहे होते हैं। जिया बेहोश होने वाली शीशी लियोन को देकर सारी बातें बताती है जो फुद्दू ने उसे कही थी कि अगर वो लियोन को उसके पास लेकर जाती है तो वो लोग उसके पेरेंट्स को लौटा देंगे। लियोन उस शीशी को अपने हाथ में लेकर बोलता है, उनका छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। जिया बोलती है, मैं दोनों चाहती हूँ, मैं किसी को भी नहीं खोना चाहती, क्या तुम मेरी मदद करोगे। उधर फुद्दू लीरैंग को बोलता है कि तुम इन सब चीजों में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, जो काम मैंने तुम्हें दिया है तुम वो क्यों नहीं कर रहे, अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं। लियोन बोलता है, हो सकता है ये दिन इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन हो, तो मैं इसका उपयोग करूँ या इसे बर्बाद, तुम्हें क्या करना। फुद्दू बोलता है, तो क्या तुम अपनी जिंदगी कुर्बान करना चाहते हो उस भाई के लिए जिससे तुम नफरत करते थे। कमाल है। पता है आज इमूगी लियोन से मिलने गए थे। उन्होंने उससे कहा कि उनके कब्जे में 3 तरह के लोग हैं, जिया, उसके पेरेंट्स और लीरैंग। पर तुम्हें क्या लगता है इस वक्त वो कहाँ है? क्या तुम्हारे पास उसका एक फोन कॉल भी आया कि उसे तुम्हारी चिंता हो? तुम्हें फिर से छोड़ दिया गया। उसकी बातें सुनकर लीरैंग को रेस्टोरेंट वाला वो मोमेंट याद आता है। सॉरी, मैंने तुम्हें उस समय बचाया था जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो हम दोनों कभी भाई होते ही नहीं। धत यार, पगला कहीं का। फिर उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, ना ही तब और ना ही अब। लीरैंग इमोशनल होकर बोलता है कि उसने मुझसे कहा था कि उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। फुद्दू बोलता है, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि ये सच नहीं है। लीरैंग बोलता है कि वो मुझे अगुई फॉरेस्ट यानी कि भुखड़ों के जंगल में बचाने आया था। फुद्दू बोलता है, वो तो गलती से तुम्हारे पास चला गया था, असल में तो वो जिया के पास जाने वाला था। लीरैंग गुस्से से बोलता है, चुप करो। फुद्दू अपनी बात कंटिन्यू करता है, लियोन जिया के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे इस चक्कर में उसके भाई की ही जान क्यों न चली जाए। ये सुनकर लियोन को वो वाली बात याद आती है, अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश करी तो इस बार मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। फुद्दू बोलता है, तुम सच में अपनी जिंदगी कुर्बान करना चाहते हो, वो भी उस भाई के लिए जिसे सिर्फ अपनी औरत की परवाह है। नॉट अगेन यार, अब ये तो जिया का नाम बिल्कुल अच्छे से ले सकता है। सारे मिलके हमको पागल बना। पर जो भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये फुद्दू भड़काने में बहुत अच्छा है, बिल्कुल उन बगल वाली आंटियों की तरह जो हर बात पे हमारे पेरेंट्स को हमारे खिलाफ भड़काती रहती है। एनीवे, शिंजू टिंगू के सूहो के नाक एंड ऑल को साफ कर रहा होता है, जिसे देखकर यूरी अपना मुंह बना रही होती है। तभी लीरैंग का कॉल आता है। वो बोलता है कि मुझे शिंजू से बात करना है। यूरी लीरैंग को शिंजू से बात कराती है। लीरैंग पूछता है कि लियोन कहाँ है। शिंजू बोलता है वो जिया से मिलने गए हैं। वो गुस्से से बोलता है एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। शिंजू बोलता है कुछ देर में बताता हूँ पता करके, और उसके बाद फोन कट जाता है। इधर आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस में मिस्टर यॉन योंग 132 लोगों की अचानक हुई मौत से परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि उनमें से किसी का भी नाम डेथ लिस्ट में नहीं था। उनमें से किसी की भी मौत इतनी जल्दी नहीं होने वाली थी। तेलिपा बोलती है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो और भी ज्यादा तबाही होने वाली है। मिस्टर यॉन योंग बोलते हैं, तो चलो अभी उसे पकड़ते हैं, नहीं तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे पकड़ूंगा। तेलिपा बोलती है कि उसे पकड़ना तुम्हारी क्षमता से बाहर है, उसे पकड़ने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत है। तभी लियोन भी वहाँ पहुँच जाता है और तेलिपा के बातों पर सवाल करते हुए पूछता है, और वो क्या है। और इसी के साथ एपिसोड का पहला पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी अलग अलग नौटंकियाँ होती रहती है जो देखकर आपको बहुत मजा आएगा। अकाउंट का नाम आपके स्क्रीन पर स्लैश हो ही रहा है, साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक दी हुई है, तो जाइए और जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।